अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तहमीना नज़ीर है। आज हम कल वाले लेक्चर को स्टैटिकल थ्योरी के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम हिस्टोग्राम के बारे में पढ़ रहे थे। अभी आज का लेक्चर उसी की कंटिन्यूएशन है। अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हमने देखा कि हिस्टोग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल हों, मतलब कि एक क्लास में 5 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब कि एक क्लास है 5 से 10 की और दूसरी क्लास आ रही है 12 से 18 की। तो अगर क्लास इंटरवल में डिफरेंस है तो उसको किस तरह हम हिस्टोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। व्हेन क्लास इंटरवल आर अनइक्वल अ करेक्शन मस्ट बी मेड। तो इसका क्या मतलब है, हमें उस क्लासेस को इक्वल इंटरवल के साथ रखना है। दिस कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फॉर ईच क्लास। तो फिर हम क्या करते हैं कि हर क्लास की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी देखते हैं, विच इज रेशो, जो कि जिसकी जो वैल्यू है वो किस तरह हम फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी बाय क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल 5 है, 4 है, 3 है, तो हम हर क्लास की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल लेते हैं। द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नाउ बिकम द एक्चुअल हाइट ऑफ द रेक्टेंगल, सिंस द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल शुड बी प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है वो एक्चुअली में क्या आती है कि हर बार की जो हाइट बननी है हिस्टोग्राम में, वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी उसी फ्रीक्वेंसी को शो करती है जितनी आपकी प्रोपोर्शन। हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि जितनी भी हाइट होती है हिस्टोग्राम की या बार चार्ट्स की, उसमें क्या होता है कि जो हाइट है बार की वो उसकी फ्रीक्वेंसी शो कर रही है। तो अगर क्लास इंटरवल हमारे पास अनइक्वल है तो हम क्या करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल लेते हैं। वो किस तरह निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल के बिहाफ पे ही तो हमारी सारी क्लासेस में डिस्टर्बेंस आ रही थी और वो अनइक्वल थी। ठीक है, किसी क्लास में 5 का डिफरेंस था, किसी में 4 का था, किसी में 3 का था, किसी में 10 का था, किसी में 12 का था। तो क्लास इंटरवल जब हमारा अगर इक्वल ना हो, अनइक्वल हो, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को लेके तो ड्रा करते हैं। जैसे फर्ज करो मैंने मुख्तलिफ ममालिक के टेम्परेचर मैयर करने हैं और देखना है कितने ममालिक उसमें फॉल कर रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी हम देख लेंगे। उसके बाद अगर मैंने देखा कि टेम्परेचर 0 से 5 कितने ममालिक में है, तो इसका क्लास इंटरवल तो 5 है और फ्रीक्वेंसी 3 है। ठीक है, अब दूसरी एक और मेरी वेरिएशन क्लास इंटरवल की 5 से 10, इन दोनों में इंटरवल 5 है। और जो मेरी फ्रीक्वेंसी आई है इसमें 6 आई है कि 6 ममालिक में इस टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग की गई है। फिर उसके बाद 10 से 20 की मैं देखूं तो इसका क्लास इंटरवल 5 से बढ़ जाता है, 10 हो जाता है। अगर क्लास इंटरवल सबका 5 होता तो हमारे लिए हिस्टोग्राम को नॉर्मल हम ड्रा करते हैं, पर अगर क्लास इंटरवल डिफरेंट आ जाए तो हम क्या करते हैं, इस फ्रीक्वेंसीज को इनके रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल के साथ, जैसे 3 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 6 को 5 से डिवाइड कर देंगे, 10 को 10 से डिवाइड कर देंगे, 15 को 10 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह फ्रीक्वेंसीज को क्लास इंटरवल से डिवाइड करके हम उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी लेते हैं और फिर उस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के ऊपर हमारी क्या आती हैं, हम वाई एक्सिस के ऊपर वो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी डिनोट करते हैं और एक्स एक्सिस पे हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा था उसको लेते हैं। फिर इस तरह हमारे पास जो होती हैं वैल्यूज़ उस फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को डिनोट करती हैं, और वैल्यूज़ की ये जो हमारे बार्स की हाइट है ये क्या करती है, शो कि इतनी फ्रीक्वेंसी इस टेम्परेचर के बिटवीन है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात करें। अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ए ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकल फॉर्म में शो करते हैं तो उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बोलते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम फ्रीक्वेंसी के उसका ग्राफ बना दें तो हम उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और इसके दो मेथड हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को ड्रा करने के लिए। एक होता है कि पहले हम हिस्टोग्राम बना लें उसका, उनकी वैल्यूज का, फिर उसके बाद उसके पॉइंट्स को मिला के हम एक ग्राफ बना लें। और दूसरा कि अगर हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन कर लें, तो दो मेथड हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के। एक है कि हम उसको पहले हिस्टोग्राम कन्वर्ट करें, उसके बाद हम उसके पॉइंट्स को मिला के हम एक ग्राफ बनाएं, या दूसरा मेथड ये है कि हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट कर लें हिस्टोग्राम को। तो इधर वैल्यूज दी हुई हैं, साथ उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इधर टेम्परेचर इंटरवल्स हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे
हम यूँ इंटरवल शो करते हैं 0 से 10, 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70 और उसके अकॉर्डिंग हमारी जो हाइट होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी शो कर रही होती है। ठीक है, हमने इस तरह नॉर्मल हिस्टोग्राम बना लिया। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मतलब अगर हम उसको ग्राफिकल फॉर्म में शो करते हैं तो हम क्या करेंगे, हर इंटरवल की जो मिड पॉइंट है उस पर एक डॉट लगाते जाएंगे। 0 से 10 के दरमियान मिड पॉइंट क्या है 5, 10 से 20 के दरमियान क्या आएगा 15, ठीक है। अब 20 से 30 के दरमियान 25, हर पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, एक डॉट सेंटर में लगाते जाएंगे। फिर उन डॉट्स को हम एक दूसरे से लाइन के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा एक ग्राफ शो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इसको बोलते हैं। दूसरा मेथड क्या है, हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं पॉलीगॉन्स को। वो किस तरह डायरेक्ट कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आल्सो बी डायरेक्टली ड्रॉन बाय फाइंडिंग द पॉइंट ऑन द फिगर। The x coordinate of each point is the mid class value। अब हमने क्या करना है, हमने लेनी ही मिड क्लास वैल्यू है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसीज को लेना है। हम पहले क्या कर रहे थे कि हम रेंजेस बना के, जो नॉर्मल वैल्यूज थी ये ज़्यादा इजी है, हम रेंजेस बना के उसके मिड पॉइंट को कंसीडर करके फिर सबको ले लेते थे, एक दूसरे से कनेक्ट कर लेते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाला स्टेप मिस करके डायरेक्ट जो सेंटर पॉइंट है रेंजेस का उन्हीं को डॉट लगाएंगे डायरेक्ट और हम इनको कनेक्ट करके अपना ग्राफ ले लेंगे। जैसे अगर 20 से 25 के दरमियान की, अगर ये यहाँ से वैल्यू 20 से 25 के दरमियान की हैं तो हमारी जो मिड पॉइंट वैल्यू होगी वो होगी 22 पॉइंट समथिंग, ठीक है। जो 22 पॉइंट समथिंग है हम उधर एक डॉट लगा देंगे। फिर इसी तरह सेकंड इंटरवल के दरमियान एक डॉट लगाएंगे, हर एक की मिड वैल्यू लेते जाएंगे और उनको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और एक हाइपोथेटिकल लाइन हम उसके एक्स एक्सिस पे ड्रा कर देंगे। अच्छा, अब होते हैं ऑगिव्स। एंड ऑगिव इज द टिपिकल शेप ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक होती है फ्रीक्वेंसी, दूसरी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस चीज को हम अपने पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी तो एक होता है हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर रिपीट्स इन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, या हाउ मैनी टाइम रीडिंग रिपीट्स इन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और हमारे सैंपल में कितनी दफ़ा एक चीज़ रिपीट हुई है वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी एक नंबर की, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं आपकी पूरी क्लास में से अगर 5 बच्चों के 20 में से 15 नंबर आते हैं तो 15 कितनी फ्रीक्वेंसी है 5, 5 लोगों के 15 नंबर आए हैं ना, तो 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। और इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि टोटल नंबर ऑफ कि कितने टोटल स्टूडेंट्स थे। अगर 20 स्टूडेंट्स हैं तो आपने हर फ्रीक्वेंसी को उस 20 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो इसको जनरेट करते हैं प्लॉट के अगेंस्ट। ये दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होती है लेस देन और मोर देन, ठीक है। दो तरह की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की टाइप्स हैं, एक होती है लेस देन, एक होती है मोर देन। ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है पर इजी है, आपको समझ आ जाएगी। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेस देन और मोर देन के लिहाज से किस तरह डिफाइन किया है कि द लेस देन कम्युलेटिव frequency of class interval is the total number of observation in the entire distribution which are less than or equal to upper real limit of the class। हम क्या करते हैं, जो अपर लिमिट है ना क्लास की उसमें से जो हमारी लोअर ऑब्जर्वेशन है उसको माइनस करते जाएंगे, जबकि जो हमारी मोर देन है उसमें क्या होता है, द मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। मोर देन में हम लोअर लिमिट को देखते हैं और लेस देन में हम अपर लिमिट को देखते हैं कि अपर लिमिट से नीचे कितनी कितनी ऑब्जर्वेशन है। मोर देन में हम देखते हैं कि लोअर लिमिट में के लिहाज से कितनी ज़्यादा वैल्यूज हैं। अब इधर एक ग्राफ दिया है जहाँ पे एज ग्रुप 21 से 25 है, तो हमने उसकी रियल लिमिट्स देख ली, हमने 0.5 माइनस और प्लस करके हमने उसकी एक क्लास बना दी। अब इसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी रिपीट हो रही है,
5 और उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, पहली वैल्यूज होती हैं वो एज इट इज हम रखते हैं, ठीक है। अब उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 5। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 5 को उसकी, अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 को उसकी जो लोअर नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे, सॉरी प्लस कर देंगे। 5 में प्लस कर दिया हमने 12, कितना आ गया 17। 17 में 23 ऐड कर दिया तो 40, 40 में 39 ऐड कर दिया तो 79 लोअर वन की लेस देन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब 79 में 32 प्लस करके हमारे पास ये वैल्यूज आती जाती हैं। अब मोर देन फ्रीक्वेंसी क्या है कि मोर देन में हमने जो हमारा टोटल नंबर होता है उसको सबसे फर्स्ट वन कंसीडर कर लेना है। अपर लिमिट को हमने सबसे ऊपर ले जाना है, उसके बाद अपर लिमिट में हमने इन सब वैल्यूज को 1 बाय 1 माइनस करते जाना है, ठीक है। 143 में से 5 एब्स्ट्रैक्ट करेंगे तो 130 आ जाएगा। 130 में से 17 एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब 143 में 17 एक्सट्रैक्ट करेंगे तो 130 आ जाएगा। सिर्फ अपर लिमिट के अंदर से हमने ये सारी वैल्यूज को माइनस करते जाना है तो हमारे पास मोर देन वैल्यूज आ जाएंगी, मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो इधर उन्होंने इस तरह एक प्लॉट ड्रा किया हुआ है, उसका डॉट शो कर दिया और उनको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह हमारे पास लेस देन और मोर देन की जो वैल्यूज हैं वो कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं। सेम इसी तरह 143 मोर देन के लिए हम 143 से स्टार्ट लेंगे और डाउन जाएंगे 0 या 2 की तरफ, ठीक है। अब एक होता है स्टेम, सिंपल एंड स्टेम एंड लीफ प्लॉट। इसमें क्या होता है, फर्ज करो कि आपके पास इस तरह, मेरे पास आपकी पूरी क्लास के नंबर आ गए, ठीक है, 84 17 जितने भी है। मैं इसमें क्या करती हूँ कि मैं असेंडिंग ऑर्डर में ना 1 2 3 4 कैटेगरीज लिख देती हूँ कि जितनी वैल्यूज के, ये जो पहली वैल्यू है ये स्टेम है और जो दूसरी वैल्यू है हर एक की वो लीफ है। जैसे 84 है, 84 में 8 क्या है स्टेम और 4 क्या है लीफ है उसका, ठीक है। 17 में 1 क्या है स्टेम और 7 क्या है उसका लीफ, ठीक है। अब इसी तरह 38 में 3 उसका स्टेम और 8 क्या है इसकी लीफ। तो इस तरह हम एक स्टेम और लीफ ग्राफ शो करते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि हम असेंडिंग ऑर्डर, मतलब 1 2 3 4 5 6। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि ज्यादा से कम की तरफ जाना। अगर मैं जाऊं 10 से 1 की तरफ तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है कि मैं 1 से 10 की तरफ मूव करूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या होगा असेंडिंग ऑर्डर। मैं असेंडिंग ऑर्डर में सारे स्टेम की वैल्यूज लिख लूंगी। स्टेम मतलब जो फर्स्ट वैल्यू होती है। तो स्टेम में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 तक वैल्यूज लिख ली, क्योंकि मेरे पास ओवरऑल पूरी जो मेरा अब मेरे पास आप लोगों का रिजल्ट आया था उसमें हाईएस्ट मार्क्स 84 थे, तो मैंने 8 तक वैल्यूज लिख ली, ठीक है। अब मैं लीफ साथ ड्रॉ करूंगी, एक लाइन ड्रॉ करके साथ लीफ इसके लिखना शुरू करूंगी। 1 है मेरे पास, 1 के साथ क्या है 7, तो मैं 7 फर्स्ट वन लिख दूंगी। 1 के साथ कोई दूसरी वैल्यू है 19 है, तो 1 तो इसका स्टेम लिखा हुआ है, तो मुझे क्या करना है 9 को उसका लीफ को उसी लाइन के अंदर सेकंड वैल्यू के तौर पे ड्रा कर देना है, ठीक है। अब उसके बाद मैं करूं 2 की बात। 2 की लाइन में मतलब 20 की लाइन में कौन सा नंबर है आपके पास 22, ठीक है। तो 2 इसका स्टेम आ गया, 2 इसकी लीफ आ गई। 22 के अलावा और कोई वैल्यू है इसमें जो 20 की रेंज में हो, नहीं कोई वैल्यू नहीं है, तो हम इसका कोई सेकंड लीफ नहीं लिखेंगे। अब थर्ड वैल्यू पे आ जाएं, 30s में जो वैल्यूज हैं, 30s में एक तो 38 है और दूसरा 39 है। 30s का जो हमने स्टेम तो लिख लिया, अब इसके लीफ क्या है 38 और 39। फिर इस तरह हम सारी वैल्यूज को ड्रॉ करते जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक ग्राफ होता है जिसमें हम क्या करते हैं बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं, इसको विस्कर बॉक्स एंड विस्कर ग्राफ डायग्राम्स भी बोलते हैं। इससे क्या हमें पता चलता है कि आपकी वैल्यूज नॉर्मल वैल्यू से किस हद तक डिस्पर्स हुई हैं, किस हद तक स्क्यूनेस मतलब बिखर गई हैं। अगर एक आपकी मीन या मीडियन जो भी वैल्यू, एक जो समझे मिड रेंज जो वैल्यू है
उससे अगर आपकी वैल्यूज बिखर जाएं तो उसको बोलते हैं डिस्पर्जन या स्क्यूनेस। तो अब बॉक्स एंड व्हिस्कर प्लॉट क्या करता है कि आपकी ऑब्जर्वेशन में कितनी स्क्यूनेस है उसको ड्रॉ करवाता है। बॉक्स प्लॉट में हमें क्या क्या 5 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक चाहिए। सबसे पहले हमें मिनिमम वैल्यू पता होनी चाहिए, लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू पता होनी चाहिए। फर्ज करो मेरे पास एक ऑब्जर्वेशन थी, उसके लिहाज से मेरे पास सबसे लोएस्ट जो नंबर था वो था 17 और मैक्सिमम कितना था 84। ठीक है, साथ ही मुझे ये लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल मुझे पता चल गया। क्वार्टाइल मतलब होता है फोर्थ, कि मेरी जो वैल्यूज हैं उसका 1/4 हिस्सा कितना है, 2/4 कितना हिस्सा है, 3/4 कितना हिस्सा है। तो ये क्या होती है हमारी लोअर क्वार्टाइल, मीडियन और अपर क्वार्टाइल। ठीक है, अब फर्ज करो मेरे पास 17 से 84 के दरमियान की एक वैल्यूज थी, तो मैंने 10 से 20 के दरमियान 17 को ड्रॉ किया, से 84 तक एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब जो मेरा बॉक्स होगा वो क्या शो करेगा, एक तो मेरी लोअर क्वार्टाइल को शो करेगा। लोअर क्वार्टाइल कितना है 40.25, तो 40 से थोड़ा सा आगे मेरा लोअर क्वार्टाइल का एक टेबल का कॉर्नर शो करेगा, दूसरे बॉक्स का कॉर्नर मेरा क्या शो करेगा, अपर क्वार्टाइल को 65.75 को। ठीक है, और इसके दरम्यान जो मिड वैल्यू है वो किसकी वैल्यू शो करेगी, मीडियन की। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यूज से पता क्या चलता है, अपार्ट फ्रॉम द 5 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक वी कैन डिड्यूस द फॉलोइंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। हमें रेंज का पता चल सकता है कि कितना डिफरेंस है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू में, हमें इंटर क्वार्टाइल्स का पता चल जाता है, हमें डिस्पर्जन का पता चल जाता है कि मीडियन वैल्यू है, जो मिडल वैल्यू है, उससे किस हद तक आपका जो डाटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अब ये हम दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कैटेगरीज को भी हम इस वैल्यूज़ में अपने बॉक्स प्लॉट में ड्रा कर सकते हैं। फ्रेंच में, इंग्लिश, मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट कंट्रीज़ की वैल्यूज़ ली हुई हैं, तो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों के बॉक्सेस अलग अलग वो बन जाएंगे और हम उसमें से उसका मीन, मीडियन, मोड, हम उसका मिनिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जिसको बोलते हैं, मीडियन, हम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्कैटर डायग्राम की या स्कैटर प्लॉट्स की। तो ये दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप शो करते हैं कि आया कि इनके दरमियान रिलेशनशिप है कि नहीं। अब दो वेरिएबल, एक लेंथ ले लिया, एक टेम्परेचर एरिया, और इसकी हमने वैल्यूज ड्रॉ करना शुरू की। अगर टेम्परेचर 13 है तो लेंथ एक मेटल की बन जाती है 5.10। तो एक मैंने एक तरफ टेम्परेचर ड्रा किया है 10 से 20 के दरमियान, इधर था 13, और मेरा जो वेरिएशन आई वो कितनी आई 5.10। ठीक है, अब इसी तरह मैं पूरे प्लॉट पर दूसरी मेरी वैल्यू क्या थी 50 की। अब मैं क्या करूंगी 50 के पास जाऊंगी और 50 में मेरी कितनी टेम्परेचर वेरिएशन, लेंथ वेरिएशन आई 5.6, तो मैं ये 5.6 पे एक डॉट लगा दूंगी। इस तरह मैं सारी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली डॉट लगाती जाऊंगी हर एक के सामने, और ये मेरे पास एक स्कैटर ग्राफ होगा। तो आज के लेक्चर में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से फ्रीक्वेंसी का पॉलीगॉन देखा। ठीक है, ऑगिव्स जिससे बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ हमारे पास आता है, जो उसकी डिस्प्ले डायग्राम होती है, उसको ऑगिव्स बोलते हैं। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसकी दो तरह की क्लासेस होती हैं, एक होती है लेस देन और एक होती है मोर देन। अब लेस देन हम प्लस करके कैलकुलेट करते हैं, और जो मोर देन होती है उसको हम अपर लिमिट से माइनस करके कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने स्कैटर वैल्यूज, बॉक्स प्लॉट, ये देखिए, ये इसको आपको इसका पता होना चाहिए। ये एक्चुअली ना ये खुद ब खुद ड्रॉ हो जाते हैं, जैसे कि आप का एक स्टैटिकल SPSS एक सॉफ्टवेयर है, वो जैसे ही आप लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं आपका डाटा पुट होता है, तो ये ग्राफ्स खुद ब खुद ड्रॉ हो जाते हैं उनमें। तो आपको ये रिसर्च में ये खुद ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको बस उनके पता होना चाहिए। ये अगर
मेरी वैल्यूज़ कैटेगोरिकल हैं तो कौन सा ग्राफ मैंने बनाना है, अगर इंडिपेंडेंट है तो कौन सा, अगर मैंने वेरिएबल का कंपैरिजन करना है तो कौन सा मैंने ग्राफ बनाना है। तो ये सारी आपकी आज के लेक्चर की समरी थी। कोई क्वेश्चन के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।